दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज हमारे सामने आने वाला है। उसके पहले यस बैंक को लगा है बहुत ही बड़ा झटका। हाई कोर्ट में यस बैंक की बहुत बड़ी हार हुई है। क्या है ये पूरा मामला और इसका क्या नुकसान हो सकता है यस बैंक को, और क्या इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट हमें मंडे को देखने को मिलेगा, आगे की क्या संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ यस बैंक आज अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। रिजल्ट अभी आना बाकी है और जैसे ही आएगा उसको भी हम एनालिस करने वाले कैसा रिजल्ट रहेगा। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और आप देख सकते हो कि इसका निगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि बाजार के लिए तो इस समय काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल निकल के आए इंटरनेशनल मार्केट से, जो इशारा करे कि मंडे को बाजार में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन क्या वो जो तेजी है वो आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि एफआई की तरफ से बाजार में भारी बिकवाली की गई है फ्राइडे के दिन। तो क्या होगा उसका आगे का नतीजा, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में यस बैंक में एक अच्छी तेजी शुरू हो सकती है। वैसे यस बैंक ने पिछले 2 साल में बहुत कुछ अचीव किया है, चाहे नई टेक्नोलॉजी को अपनाना हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सबसे आगे निकलना हो, या फिर जो वो क्रेडिट कार्ड हो या फिर दूसरे कार्ड जो दूसरी बैंकों से हटके इसने टेक्नोलॉजी को अपनाया। इसके अलावा अपने बैड एनपीए से भी यस बैंक बाहर निकली है, लेकिन अब पुराना भूत फिर से जाग गया है। तो उसका क्या नतीजा हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स फ्राइडे के दिन 60,621 के स्तर पर क्लोजिंग दिए। 236 पॉइंट की गिरावट थी, 0.39% की गिरावट। अब आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह बनी एफआई की तरफ से भारी बिकवाली। अगर हम जनवरी महीने की ही बात करें तो एफआई ने अब तक 19,880 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर दी है 20 दिन के अंदर। अब ये आप समझ सकते हो कि फ्राइडे के दिन उन्होंने बहुत भारी बिकवाली के करीब 2002 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो 19 जनवरी को उन्होंने 399 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी, जिससे लग रहा था कि हो सकता है कि बाजार में फिर से वो खरीदार बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने भारी बिकवाली की। उससे पहले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि उनकी तरफ से जो बिकवाली थी वो काफ़ी कम थी, लेकिन फ्राइडे को भारी मात्रा में उन्होंने अपना माल बेचा है, जो एक तरह से निगेटिव सिग्नल है। लेकिन इसके बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट क्लोज हुए वहाँ से सिग्नल काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए। डाउ जोन की बात करें तो 33,375 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 1% की तेजी के साथ में। S&P 500 की बात करें तो 3,972 के स्तर पे 1.89% की तेजी थी। नेस्डेक कंपोजिट में तो ज़बरदस्त तेजी, यानी 11,140 के स्तर पे 2.66% की बम्पर तेजी। रजल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,867 के स्तर पे करीब 1.69% की तेजी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तेजी का माहौल बना, और इस हिसाब से देख सकते हैं फ्राइडे के जो इस तेजी के बाद मंडे को हमारे बाजार में भी ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। अब यस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 20.15 पर हुई थी और लो बनाए इंट्राडे का 19.65 का। अब ये देख सकते हो कि जो क्लोजिंग भी नीचे की तरफ है 19.75 के आसपास, करीब देख सकते हो कि 1.99% की 2% की गिरावट देखने को मिली। और यहाँ पे देख सकते हो इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली, और अच्छा खासा एफआई में निवेश किया था यस बैंक में, और इस वजह से जब वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे तो स्टॉक थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब आज हमारे सामने क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार देखें तो यस बैंक ने अपने एनपीए से निपटारा पा लिया। इस वजह से इनको ज़्यादा प्रोविजन इस बार रखना नहीं होगा, और इनका जो एडवांस और डिपॉजिट का जो आंकड़े वो भी काफ़ी शानदार है। बैंक ने बताया इस बार कारोबार इनका बढ़ा है, तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो पिछली बार के मुकाबले रिजल्ट इस बार अच्छा रहने की पूरी संभावना, उसके बाद एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ गई है। यस बैंक को मुंबई हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। यहाँ पे देख सकते हो मुंबई हाईकोर्ट ने 81 बॉन्ड्स को लेकर जो फैसला दिया है, जो बॉन्ड्स की वैल्यू उसको जीरो किया गया था आरबीआई की तरफ से, जब यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए यहाँ पे एसबीआई के हाथ में इसमें कमान सौंपी थी, तब उस समय 81 बॉन्ड की वैल्यू को जीरो किया था आरबीआई ने। लेकिन अब हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो फैसला किया गया था ये गलत है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी 63 मून्स टेक्नोलॉजी ने जो प्रेस रिलीज किया उसमें कहा है कि हाई कोर्ट ने जो एडमिनिस्ट्रेटर के उस फैसले को नकार दिया है, जिसमें 81 बॉन्ड्स की वैल्यू को जीरो किया गया था। 81 बॉन्ड्स की जो मेच्योरिटी वाले देखें तो बिना मेच्योरिटी वाले बॉन्ड थे, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टर उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये फैसला किया गया था आरबीआई ने, उसको कोर्ट में चुनौती दी थी। और अब आप देखिए बैंक जो बॉन्ड होल्डर्स है उनका आरोप है कि बैंक के कर्मचारियों ने उनको मिसगाइड किया था, क्योंकि उनको एक तरह से ये बताया गया था कि एक एफडी है और ये फिक्स एफडी करके हमको बेचा गया था, और ये हमें नहीं बताया गया था इसके अंदर क्या जोखिम है।
और जब आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड्स है जिसके ऊपर रिस्क बहुत सारा होता है, लेकिन बैंक की तरफ से, उनके मैनेजमेंट की तरफ से किसी को ऐसा बताया नहीं गया और उनको फिक्स एफडी स्कीम बता के बेचा गया। और ये बाद में जब इसकी वैल्यू जीरो हो गई है तो इसके लिए उनके जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें निवेश किया है उनको पैसा वापस मिलना चाहिए। तो एक तरह से देखें तो ये हाई कोर्ट ने कहा है कि बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से उन लोगों को गुमराह किया गया था, इसलिए वो जो जीरो वैल्यू की गई है उसको जीरो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो रकम है उनको वापस मिलनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि करीब 8,415 करोड़ की टोटल वैल्यू थी इस 81 बॉन्ड्स की, और ये सारा का सारा देनदारी हो सकता है कि अब वापस देना पड़ेगा यस बैंक को। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी मुसीबत यस बैंक के लिए हो सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ये सारा का सारा मामला राणा कपूर के समय का है, लेकिन जो देनदारी है वो यस बैंक की है। तो क्या यस बैंक को ये पैसे देने पड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और सिर्फ यहाँ पे देखें तो 63 मून्स ने यहाँ पे 300 करोड़ की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अब आप समझ सकते हो कि जब 2020 में इसको बेल आउट पैकेज दिया गया है, आरबीआई की तरफ से इसकी पूरी कमान एसबीआई को सौंपी गई और फिर एसबीआई ने प्रशांत कुमार को इसका एमडी बनाया और उसके बाद में कारोबार फिर से शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो 81 बॉन्ड्स की वैल्यू जो जीरो की गई है, उसके अंदर जो बिल्कुल कानून बना हुआ है कि कभी भी बैंक को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद में उसकी वैल्यू को जीरो किया जा सकता है। उसी को लेकर आरबीआई ने किया है, लेकिन अब हाईकोर्ट में कहा गया है कि एक तरह से ये धोखा किया गया उनके इन्वेस्टर के साथ में, क्योंकि उनको नहीं बताया गया था, और इसीलिए जो देनदारी है वो यस बैंक को देनी होगी। तो यहाँ पे कल ऑर्डर निकल कर आया 20 जनवरी को, और यस बैंक को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। उनको कहा है कि जो ये ऑर्डर है इसको आगे फलीभूत कीजिए और ये लोगों के जो भी रकम है उसको चुकाइए, यानी 8,300 करोड़ रुपये की एक जो बड़ी रकम है ये यस बैंक को चुकाने के लिए कहा गया है। इससे पहले देखें तो सेबी ने भी सितंबर महीने में 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी राणा कपूर के ऊपर, ये 81 बॉन्ड्स के मामले में जो लोगों को एक तरह से गुमराह करके उनको बेचे गए थे, और इसीलिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन अब ये जो पूरा मामला है ये एक तरह से नया रंग लेगा। सबसे जो बड़ी बात है कि इसमें यस बैंक के नए मैनेजमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये रकम को चुकाएगा कौन? या तो फिर राणा कपूर से वसूल की जाएगी, लेकिन राणा कपूर के पास इतनी रकम अब है नहीं इस समय। वैसे सारी की सारी उनकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, और अभी वो पूरा मामला अभी फिलहाल कोर्ट के अंदर है। वैसे ये मामला अभी हाई कोर्ट में है, अब आगे इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। वहाँ से क्या होगा फैसला, ये भी लंबी प्रोसेस है, लेकिन कुल मिला के एक तरह से एक टेंशन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे करीब निवेश किया, जिसमें 1346 इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उन्होंने 679 करोड़ का इसमें 81 बॉन्ड्स में निवेश किया था। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि ये जो पूरा फ्रॉड किया गया है उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो होना अभी फिलहाल कुछ नहीं है, यस बैंक तो ये रकम नहीं चुकाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक तरह से डूब चुकी थी। अब डूबी हुई फर्म से पैसे कैसे रिकवर किए जाएंगे, लेकिन बात यह है कि एक तरह से पूरा मामला फिर उठ के आया, और इस वजह से जो यस बैंक के बारे में लगातार निगेटिव बातें फैलाते हैं, जो यस बैंक की प्राइस को नीचे करना चाहते हैं, उनके लिए मौका है, वो इसको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और उसके बाद इसकी प्राइस में फिर से एक माहौल गिरावट का बन सकता है। अब यस बैंक की बात करें तो पिछले 10 साल में इसने जो परफॉर्मेंस दिखाई थी उसमें पिछले 2 साल में हमें काफ़ी ज़्यादा रिकवरी देखने को मिली है। सेल्स की बात करें यस बैंक के तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है। अगर ये 5 ईयर की बात करें तो 3% पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -14% था। तो सेल्स में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, लेकिन इस TTM 11% पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव बना था सेल्स, उसमें अच्छी खासी रिकवरी शुरू हो चुकी है। यस बैंक का सेल्स अब बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 1% पॉजिटिव था, 5 ईयर के हिसाब से ये -20% था, यानी प्रॉफिट बिल्कुल निगेटिव हो चुका था। 3 ईयर के हिसाब से -14% था, लेकिन इस TTM 134% पॉजिटिव है। तो ये तो आप देख ही सकते हो कि जो निगेटिव प्रॉफिट था वो फिर से इसमें एक बढ़ोतरी अच्छी हो चुकी है, यानी यस बैंक का कामकाज पटरी पे आ चुका है। और आज हमारे सामने Q3 का रिजल्ट होगा, और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट पिछली बार के मुकाबले अच्छा होगा, तो एक तेजी का दौर जरूर शुरू होगा। भले ही शॉर्ट टर्म के लिए इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिले 81 बॉन्ड का, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट के दम पे स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अभी हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसको हम अच्छे से एनालिस करेंगे, उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे कि आगे यस बैंक की रणनीति क्या हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।